बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये मेरे साथ जाती है। तुम्हारे सब आदमी मुझे पहचानते हैं, लेकिन मैं इनकी तादाद तक से बेखबर रहता हूँ। इस बेखबरी और इज़्तिरार में इनमें से एक आधा मेरा निशाना भी बन सकता है। वो फिर हंस पड़ा। तुम फिक्र न करो, तुम सामने होते ही आसानी से इन्हें पहचान लोगे। तुम्हारे सामने वो गंबी गंबी के अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे और ही इनकी शिनाख्त होगी। अगर इनमें से किसी को दिल या दिमाग पर गोली खाने से पहले गंबी गंबी कहने का मौका न मिल सका तो तुमको मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो कि अफरा तफरी में अपने और पराये की तमीज मुश्किल हो जाती है। तुम फिक्र न करो, ऐसा नहीं होगा। मेरे दो बेहतरीन और गाग आदमी दिन रात तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक बकिया लोगों को कमांड करता है। मेरा मशवरा है कि जब तक डीडी का खेल वाज़े न हो, तुम अपने फ्लैट में ही महदूद हो जाओ और सीमा को भी बाहर निकलने से रोक दो। हो सके तो इस औरत से खोज निकालने की कोशिश करो कि डीडी इसमें क्यों दिलचस्पी ले रहा है। शायद आजकल पाकिस्तान में वही शी का नंबर 1 है। फिर दिलदार क्या कर रहा है? मैंने इसे टटोलने की नीयत से दानिस्ता वो टेढ़ा सवाल किया। डीडी ने इसे भी काम से लगाया हुआ है। इसका मैनेजर अपनी मर्जी से तो शहर में नहीं दौड़ता फिर रहा होगा। वो इस वक्त तक डीडी को दिलदार से अलग कोई आला शख्सियत समझने पर तुला हुआ था। इसके इस्तफसार पर मैंने मुख्तसर अल्फाज में इसे नदीम की कहानी से आगाह कर दिया, क्योंकि इसका सारे हालात से वाकिफ रहना जरूरी हो गया था। मैं शी के अंदर का आदमी रह चुका था और वो बाहर का आदमी था, इसलिए इसकी काफी मालूमात नाकिस थी, जिनमें मैं दानिस्ता इजाफा नहीं कर रहा था। लेकिन वो शहर में मुतहर्रक और फाल था, जबकि मैं संजीदगी के साथ खुद को फ्लैट में महसूर करने के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया था। इसलिए इसकी बाखबरी मेरे लिए जरूरी हो गई थी। कम अज कम एमरजेंसी में राब्ते के लिए तो कोई नंबर दे दो। सारी बात हो जाने के बाद मैंने इसरार किया, ये गैर असूली बात है। कल रात की फैसला कुन मुलाकात के बाद ही सब कुछ मुमकिन हो सकेगा। वैसे तुम मुतमिन रहो, हम तुम्हारी हर एमरजेंसी से बाखबर रहेंगे। वो मेरी वजह से अपना असूल तोड़ने के लिए आमादा नहीं था। डॉन को मेरा सलाम कह देना। मैंने इसे अलविदा कह दिया और इसने फोन बंद कर दिया। रिसीवर रखते ही मेरे जहन पर सन्नाटा सा तारी। मेरे हर सवाल का जवाब मिल चुका था। शी से मुखासमत अपनी जगह पर थी, लेकिन मेरी नजर दिलदार पर थी, जो गजाला को हथियार बनाकर रकीबाना जज्बात को भड़का चुका था। इसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए अब मुझे अमीर दादा या बख्त आवर को कीमत नहीं रही थी। इसके स्याह करतूत अपनी तमाम कड़ियों के साथ सामने आ चुके थे। मेरी दानिस्त में डीडी भी दिलदार था, जबकि कामिट दोनों को अलग शख्सियत तस्वर कर रहा था, लेकिन इससे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। दुश्मन मेरे सामने था और मुझे बढ़कर इस पर अपना वार करना। इधर मैं अकेला था और उधर शायद सीमा भी फ्लैट में ही थी। खुश शक्ल और खुश मिजाज होने के साथ साथ खुश इखलाक भी थी। इसके साथ वक्त गुजारते हुए बोरियत का एहसास होने का इम्कान नहीं था। फिर इसे भी समझाना था कि चंद रोज तक वो भी फ्लैट ही में रहे, क्योंकि गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने में इसे खतरात लाहक हो सकते थे। मैं इसके फ्लैट तक जाने या इसे फोन करके बुलाने के बारे में सोच रहा था कि घंटी बजी और मेरे दरवाजा खोलते ही सीमा अंदर घुस आई। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और सांस चढ़ा हुआ था। मैंने फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया। क्या बात है, इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने बुखलाई हुई आवाज में सवाल किया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मुझे पता चल गया कि इन लोगों को मेरे पास किस चीज की तलाश है। ये देखो, वो इसके लिए मरे जा रहे हैं। आखिरी फिक्रा अदा करते हुए इसने अपनी दाहिनी मुट्ठी मेरे सामने खोल दी और मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इसके शौहर की परवाज इतनी बुलंद रही होगी। इसकी हथेली पर वो पुरअसरार तलाई सिक्का चमक रहा था, जिस पर चांदी से एक उभरी हुई और नीम व इंसानी आंख अपनी तमाम तरजुजियात के साथ मेरी तरफ निगरान थी। इस सिल्वर आई को देखकर शी के बड़े बड़ों के सर अतात के इजहार में झुक जाते थे। अगर वो नदीम के कब्जे में थी तो वो यकीनन शी में आई मैन के अहम मनसब पर फायज था। मैंने इज़्तिरारी तौर पर सिल्वर आई सीमा की हथेली से उठा ली और तेज सरगोशियाना आवाज में बोला, ये तुम्हें कहाँ से मिली? तुमको कैसे पता चला कि इन लोगों को इसकी तलाश है? मुझे कुछ पता नहीं था, वो खौफजदा लहजे में बोली। मेरे गैर इरादी रद्द-ए-अमल ने इसे मजीद परेशान कर दिया था। तुम्हारे कहने के बावजूद मुझे कुछ अंदाजा नहीं हो सका था कि इन्हें मेरे पास किस चीज की तलाश होगी, लेकिन अभी अभी मेरे पास डीडी का फोन आया था। बहुत सर्द और खौफनाक लहजा था इसका। डीडी की आवाज का तस्वर करते ही इसे झुरझुरी आ गई। मुझे इस पर बहुत गुस्सा
सा था, लेकिन इसकी आवाज सुनकर मैं एक लफ्ज भी न कह सकी। इसने मुझे बताया कि नदीम अपनी हमाकत की वजह से फ्रैंकफर्ट में पकड़ा गया क्योंकि वो एक ऐसी निशानी साथ ले जाना भूल गया था जो कस्टम ऑफिसर के लिए इसकी शनाख्त का दर्जा रखती थी। इनके खरीदे हुए अफसर ने नदीम को पहचान लिया, लेकिन निशानी न होने की वजह से इसका माथा ठनक गया और इसने नदीम का सामान खुलवा कर इसे गिरफ्तार कर लिया। शायद डीडी के आदमियों ने जेल में नदीम से मुलाकात की थी, क्योंकि डीडी ने मुझसे कहा कि मैं नदीम की इस यूनिफॉर्म की तलाशी लूं जो वो मैली होने की वजह से घर छोड़ गया था। इस यूनिफॉर्म की जेबों में मुझे एक सिक्का तलाश करना था जो सोने का था और इस पर चांदी से एक खूबसूरत आंख डली हुई थी। इसका कहना था कि वो सिक्का मिल जाता तो नदीम की अदालत से ही गुलू खुलासी हो सकती थी। इसे लाइन होल्ड करा के मैंने मैली यूनिफॉर्म की जेबों की तलाशी ली तो इसमें रेजगारी के साथ ये मनहूस सिक्का भी मिल गया और मैं दहशतज़दा हो गई। वो खतरनाक लोग थे और तुम्हारी हदायत मुझे याद थी, इसलिए मैंने खुद पर काबू पाते हुए डीडी से कह दिया कि यूनिफॉर्म की जेबें खाली हैं। इस पर वो बरहम हो गया। इसका ख्याल था कि मैंने पहले ही जेबें खाली कर दी थी और सोने के लालच में इससे झूठ बोल रही थी। मैं लरज कर रह गई मगर अपने बयान पर अड़ी रही। इसने मुझे इस हद तक खौफजदा किया कि आंख वाला सिक्का इसके मालिकों को वापस न मिला तो वो नदीम को जान से मार देंगे, क्योंकि हर खेप के साथ कस्टम वालों के लिए इसे वो सिक्का दिया जाता था जो कस्टम की क्लियरेंस के बाद वही शख्स ले लेता था जो माल वसूल करता था। तुमने बहुत अच्छा किया। इसके खामोश होने पर मैंने अपने कब्जे में आई हुई चौथी सिल्वर आई का जायजा लेते हुए कहा, नदीम को अब दुनिया की कोई ताकत बरी नहीं करा सकती। वो लोग हर कीमत पर ये सिक्का वापस हासिल करना चाहते हैं। ये मुझे आज ही पता चला कि इस सिक्के को माल ले जाने वाले की शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पूरी बात नहीं सुनी तुमने अभी? वो मुझे झंझोड़ते हुए रूहान सी आवाज में बोली। इसने मुझे धमकी दी है कि मैं इसकी अगली हदायत तक अपने फ्लैट से बाहर ना निकलूं। ऐसा किया तो इसके आदमी मुझे उठा ले जाएंगे या गोली मार देंगे। मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? तुम्हारे मशवरे ने तो मुझे मरवा ही दिया है। अपने फ्लैट से जरूरत की चीजें लेकर यहाँ आ जाओ। वो यही समझते रहेंगे कि तुम अपने फ्लैट में महसूर हो गई हो। मैंने अपनी तशवीश छुपाकर इसे दिलासा देते हुए कहा। वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। इसने कहा है कि मैं घर में ही रहूं। किसी भी वक्त इसके दो आदमी मेरे फ्लैट पर आएंगे और खुद अपनी मतलूबा चीज तलाश करके ले जाएंगे। इसका मकसद हुआ कि इसे इस सिक्के की तुम्हारे फ्लैट में मौजूदगी का पूरा यकीन है। वो तुम्हें ये मौका नहीं देना चाहता कि तुम इसे निकाल कर बाहर कहीं महफूज कर दो। इसके लिए अगर इन्हें 10 इंसानों का भी खून बहाना पड़ा तो वो गुरेज नहीं करेंगे। ये सिक्का पाकिस्तान में गालबन हाल ही में मुतारफ कराया गया है। मुझे खौफजदा न करो, मेरा पहले ही दम निकला जा रहा है। वो मजबूती से मेरा बाजू थाम कर कराही। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ। अब तो मुझे तुमसे भी खौफ आने लगा है। मालूम होता है कि तुम भी इन ही में से हो, वरना तुम्हें इनके बारे में इतनी मालूमात कहाँ से हासिल होती? सच बताओ कि तुम तो मुझे दगा नहीं दोगे। पागल हो रही हो, मैंने हंसकर कहा। वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं इनमें से हूँ या इनके लहू का प्यासा। तुम्हारा मुकद्दर अच्छा है कि मुझसे टकरा गई हो, वरना वो सिक्का वापस लेने के बाद तुम्हें हरगज जिंदा नहीं छोड़ते। ये सिक्का इनका बहुत बड़ा राज है जिसे वो हर कीमत पर राज रखे हुए हैं। जो अजनबी इसे देख ले या इसके वजूद से वाकिफ हो जाए वो साए की तरह इसका पीछा करते हैं और मौका पाते ही मौत के घाट उतार देते हैं। मैं अब फ्लैट में कदम नहीं रखूंगी। इसके दरो दीवार पर मुझे अभी से मौत के साए नाचते हुए नजर आ रहे हैं। दहशत से इसकी आंखें फैल गई थी और चेहरा जर्द पड़ गया था। वक्त बर्बाद न करो और मेरे साथ चलकर वहाँ से अपनी जरूरत की अशिया निकाल लाओ, मैंने तशफ़ी अमेज लहजे में कहा। जो कुछ हो रहा है बेहतर ही हो रहा है। वो तुम्हें तन्हा समझ रहे हैं और मेरे वजूद से बेखबर हैं। इनके आदमियों को आने दो, तुम देखना कि इनमें से कोई जिंदा वापस न जा सकेगा। वो एक झुरझुरी लेकर मुझसे दूर हट गई और लरजती हुई आवाज में बोली, अब तुम भी अपनी कैंचली बदल रहे हो। तुम्हारे लबो लहजे से खून की बू आ रही है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सिक्का मुझे लौटा दो, मैं इन्हें दे दूंगी और इनके कदमों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांग लूंगी। इंसानों को दरिंदों की तरह एक दूसरे का खून बहाते देखकर मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो, मैंने सिल्वर आई इसके हवाले करते हुए कहा। ये आराम से अपने बिस्तर पर पड़ा चैन की बंसी बजाता रहूंगा। तुम ये सिक्का इन्हें लौटाकर इनका जज्बा तरहम भी आजमा लेना। हीरोइन न जाने किन किन लोगों को निकल गई है, तुम भी इसका ईंधन बन जाओगी। लेकिन तुम्हारा जनाजा देखकर मुझे
दुख होगा कि एक इंसानी जिंदगी जो मैं बचा सकता था, अपने पुरखुलूस कोशिशों के बावजूद न बचा सका। मुझे बचाने के लिए तुम इनके 2 आदमियों का खून बहाने पर तुल गए हो। मजबूरी है, मैंने शानी उचकाकर कहा। वो बुरे लोग हैं, उन्हें ना मारा गया तो वो तुमको मार देंगे। 2 में से एक फरीक का खत्म होना जरूरी है। ये ना भूलो कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हुई मुझसे, इन्हें मारकर तुम फना नहीं कर सकोगे। इनके साथी जिंदा रहेंगे, डीडी जिंदा रहेगा। तुम मुझे कब तक अपने फ्लैट में छुपाए रखोगे? मैं जब भी मंदिर आम पर आऊंगी वो मुझे मार देंगे और उस वक्त वो मुझे हरगिज माफ नहीं करेंगे। तुमको सूरत हाल की संगीनी का सही अंदाजा नहीं हो रहा है। बदकिस्मती और अपने शौहर की नादानी के सबब तुम मौत के सौदागरों के चुंगल में फंस गई हो। वो दिन रात दुनिया भर में जिंदा लाशें तख्लीक कर रहे हैं, अपने सांसों में जिंदगी निगलते हैं और सिर्फ मौत उगलते रहते हैं। हो सकता है कि वो अब भी नीचे तुम्हारी गात लगाए बैठे हो। तुम पर सिर्फ आज का दिन बारी है। आज इनसे बच जाओ तो खामोशी से ये मुल्क छोड़कर कहीं भी जा सकती हो। ये तजर्बा तुम्हारे लिए नया नहीं होगा। तुम एयर होस्टेस हो और रोज मंजिलें और पड़ाव बदलने की आदी हो। तुम्हारी सफरी दस्तावेज भी मुकम्मल होंगी। तुम्हें बस आज का दिन गुजारना है, फिर कुछ भी कर सकती हो। इसके लिए खून रेजी तो जरूरी नहीं। वो चंद सानियों तक फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने के बाद हरासा लहजे में बोली, मैं तुम्हारे फ्लैट में आ जाती हूँ। वो आएंगे और कोई जवाब न पाकर ताला तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। तुम्हें इनको ललकारने की जरूरत ही नहीं। तलाशी से मायूस होकर वो खुद वापस लौट जाएंगे। खून भी नहीं बहेगा और मैं भी बच जाऊंगी। मैंने बज़ाहिर लाजवाब होकर सर झुका लिया। इसे चंद मिनट की बहस में शी का सर्द और खूनी मिजाज समझाना मेरे बस से बाहर था। मैं जानता था कि वहाँ डीडी के सिर्फ 2 आदमी न आते, बल्कि 1-2 नीचे भी मामूल रहते, ताकि सीमा ऊपर वालों को जुल देकर न भाग सके। ऊपर वाले तलाशी से मायूस होकर लौट दे तो इन्हें पूरा यकीन होता कि सीमा सिल्वर आई समेत इसी बिल्डिंग के किसी फ्लैट में रपोश है और वो वहीं डेरे डाल देते। डीडी मुश्तिल होकर सिल्वर आई हासिल करने के लिए चंद घंटों में ही पूरी कुव्वत के साथ इस बिल्डिंग के फ्लैटों पर दावा बोल सकता था। इस तरह न सिर्फ सीमा मारी जाती, बल्कि मुझे भी खुलकर उनके सामने आना पड़ जाता, जो मेरे अपने मुफाद में नहीं था। मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा कि काश कामेट का फोन जरा ताखीर से आया होता, ताकि मैं इसे नए खतरात से आगाह कर सकता। न मेरे पास इसका कोई पता ठिकाना था और न ही इतनी जल्दी दोबारा इसका फोन आने की उम्मीद थी। मान मुझे ख्याल आया कि 2 सिल्वर आइज मेरी तहवील में मौजूद थी, जिनके सहारे मैं किसी भी मौका पर खुद को सुपर आईमैन जाहिर कर सकता था। मेरे जाने तक पाकिस्तान में शी के कारिंदों को सिल्वर आई की हवा भी नहीं लगी थी, लेकिन इसके राइज होने के बाद मेरी दोनों सिल्वर आइज बहुत कारामद साबित हो सकती थी। तीसरी सिल्वर आई मैंने वीरा को दे दी थी, इसलिए वो चौथी सिल्वर आई मेरे लिए बेमुशर्रफ थी। सीमा मेरे फ्लैट में पनाहगज़ी होने से पहले वो सिक्का नदीम की मैली यूनिफॉर्म की बजाय किसी और लिबास की जेब में छोड़ सकती थी। सिक्का मिल जाने पर डीडी के हरकारे यही समझते कि सीमा खौफजदा होकर बिल्डिंग में कहीं छुप गई थी और सिक्के के वजूद से बेखबर थी। ऐसी सूरत में वो सीमा को भूलकर वापस भी जा सकते थे या ज्यादा से ज्यादा नीचे रहकर इसके नमूदार होने का इंतजार करते और इससे कड़ी बाजपुरस के बाद इसे सिक्के से लाइलम समझकर जिंदा छोड़ देते। तीसरा इम्कान शी के मिजाज से उभरता था कि राजदारी के मामलात में वो कोई खतरा मोल नहीं लेते थे, सिर्फ शुबहे की बुनियाद पर किसी को भी गोली मार सकते थे। मैंने जितना गौर किया इसी नतीजे पर पहुंचा कि सिल्वर आई की वापसी फौरी तशद्दुद के किसी बड़े खतरे को टाल सकती थी। वक्त मिल जाता तो मेरी निगरानी पर मामूर माफिया वाले भी डीडी के गुर्गों को बेकी खबर ले सकते थे, या फिर मैं कामेट से राब्ता कायम होने पर इसे इस तरफ मतवज्जो कर सकता था। सिल्वर आई की वापसी का मेरा फैसला सीमा को बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें तशद्दुद का कोई इम्कान नहीं था। मैंने इसे यही बताया कि आने वाले यूनिफॉर्म की बजाय किसी दूसरे लिबास से सिल्वर आई बरामद होते ही इसे सिक्के के वजूद से बेखबर समझकर आराम से अपने अपने घरों को लौटकर मीठी नींद सो जाएंगे। इस वक्त मैं सीमा के साथ पहली बार इसके फ्लैट में गया और अंदर की आराइश और ज़बाइश देकर वजूद जन से कायनात में पैदा होने वाले रंगों का कायल हो गया। पिछली रात में जहांगीर की तलाश में इसके दरवाजे पर आया तो इब्तदा ही अंधेरे में मारदाड़ से हुई थी, जो दाखिली दरवाजे से मुंसलिक राहदारी तक महदूद रही थी, और रोशनी होने के बाद मैं शिकार को साथ लेकर वहां से चला गया था। अंदर का जायजा लेने की नौबत ही नहीं आ सकी थी। सीमा ने मर्दाना वार्डरोब में हैंगर पर लटके हुए एक जीन्स की जेब में सिल्वर आई के साथ ही मजीद कुछ सिक्के डाल दिए ताकि इनकी खनक आने वालों की तवज्जो मबजूल करा सके। इस जीन्स की दूसरी जेबों में भी इसने नदीम की
कुछ जाती एशिया डाल दी, फिर बहुत उजलत में अपने कपड़ों के साथ दीगर जरूरी एशिया बेदर्दी के साथ एक चादर में लपेटी और मेरे साथ बहिफाजत मेरे फ्लैट में वापस आ गई। ये दिलचस्प बात थी कि मैं सीमा को अपने फ्लैट में रहने का जो मशवरा देने वाला था इसकी नौबत ही नहीं आई थी और वो खुद ब खुद मेरी मेहमान हो गई थी। ज़हनी दबाव कम होते ही वो किचन की तरफ मतवज्जो हो गई। मैंने सुबह इसके साथ लंच की पेशकश को टाल दिया था, लेकिन अब लंच तो क्या डिनर भी इसी के साथ होता नजर आ रहा था। मैंने फुर्सत पाकर फोन संभाल लिया ताकि जहांगीर को बदले हुए हालात से आगाह करके शाम को फ्लैट पर आने से मना कर सकूं, लेकिन वो इस कदर हरीस और बदनीयत शख्स था कि सीमा के मेरे फ्लैट में पनाह गजी होने की खबर सुनते ही अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर इसी वक्त वहां आने पर तुल गया। मैंने इसे लाख समझाना चाहा कि इसके वहां आने में क्या खतरात मुज़मर थे, लेकिन इसने एक न मानी। वो खबीस यही समझ रहा था कि मैं इसे सीमा से दूर रखने के लिए चाल चल रहा था, जिसे बुरी तरह नाकाम बनाना इसका हक और फर्ज था। दाखिली दरवाजे के की होल पर टेप चिपका दिया गया ताकि कोई इसमें झांक कर अंदर का जायजा न ले सके। फिर लंच से पहले ही जहांगीर खुर्दो नोश के सामान से लदा फंदा वहां आ पहुंचा जैसे पिकनिक मनाने आया हो। मुझसे वो हल्ले गुल्ले वाले तेवरों के साथ फातहाना अंदाज में मिला था, लेकिन सीमा का उदास चेहरा और खौफजदा लहजा पहली बार ये एहसास दिलाने में कामयाब हुआ कि वहाँ वाकई खासी गड़बड़ होने के इम्कानात मौजूद थे। जबकि सीमा को हकीकी खतरात का अंदाजा ही नहीं था। वो सिल्वर आई की वापसी को इस कहानी का आखिरी बाब तस्वर कर रही थी और इसके खौफो हरास का सबब सिर्फ इतना था कि इसे मालूम था कि कुछ अजनबी इसके फ्लैट में घुसकर हर चीज को तहस नहस करने वाले थे। लेकिन वो बेबस थी, न सिर्फ ये कि इन्हें रोक नहीं सकती थी बल्कि इनकी सहूलत के लिए खुद भी घर खाली छोड़कर मेरे फ्लैट में आ बैठी थी। अब भी वक्त है, तुम वापस चले जाओ, फंस गए तो फिर दुश्वारियां खड़ी हो जाएंगी। मैंने इसे सलमा का गुस्सा याद दिलाने की नीयत से मानी खेज लहजे में कहा, हुआ करे मेरी तबीयत गवारा नहीं करती कि दोस्त को मुश्किल में गिरा हुआ छोड़कर अपने घर चला जाऊं। वो डटाई से सीमा की तरफ देखते हुए मुझसे बोला, मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ। मैंने दिल ही दिल में कहा और बुलंद आवाज में बोला, रुक रहे हो तो ये याद रखना कि बोतल सूरज गुरूब होने से पहले नहीं खुलेगी और मैं तुम्हें ज्यादा नहीं पीने दूंगा। रात की बची हुई बोतल मौजूद है या इसे भी चूस गए थे? इसने हंसते हुए पूछा और मैंने गुस्से में बाहर वाले सोफे के नीचे से वो बोतल निकाल कर इसे थमा दी जो चौथाई से भी कम बाकी रह गई थी। जहांगीर ने माहौल का बोझलपन दूर करने की काफी कोशिश की, लेकिन आखिरकार इसे भी संजीदा होना ही पड़ा। मैंने अंदर से डोरबेल का स्विच ऑफ कर दिया और इन दोनों को नीची आवाज में गुफ्तगू करने की हदायत देते हुए भी समझा दिया कि हम में से किसी को दरवाजे पर होने वाली दस्तक का जवाब नहीं देना था। खाना निस्बतन खामोशी के साथ खाया गया। बाद में मैंने सीमा को अलहदा ख्वाबगाह में आराम करने की पेशकश की, लेकिन इसने बताया कि इसे किचन की तन्हाई से भी हौल आ रहा था, इसलिए वो हमारे साथ रहना चाहती थी। वो मजलिसी औरत थी, पीने पिलाने के अलावा ताश के हर खेल से भी वाकिफ थी, इसलिए हम ख्वाबगाह में ही कट थ्रोट खेलने बैठ गए जो बुरज की ही सह अफ्रीकी शक्ल होती है। चौथा डिमी होता है जो बिडर का पार्टनर बन जाता है। शाम डली और बाहर की फजा में धुंधल का तैरने लगा तो रोशनियां जला दी गईं और जहांगीर खुली हुई बोतल उठा लाया। मैं इसे घूर कर रह गया, जुबान से कुछ न कह सका क्योंकि सूरज डूबने की शर्त खुद मैंने ही आयद की थी। सीमा के असाब शायद इस वक्त तक दहले हुए थे, जिन्हें एतदाल पर लाने के लिए वो अल्कोहल के सहारे की जरूरत महसूस कर रही थी, इसलिए इसने भी इनकार नहीं किया। अलबत्ता इसने स्कॉच और बर्फ में ठंडा पानी डालकर अपना गिलास लबरेज कर लिया था ताकि देर तक हमारा साथ देती रहे। खेल मैं नोशी और बातों के दरमियान वक्फों में जहांगीर ने सीमा की आंख बचाकर कई बार मुझे वहां से टलने का इशारा किया ताकि इसे तन्हाई में सीमा से कुछ बात करने का मौका मिल सके, मगर मैंने हर बार अपनी तवज्जो यूं दूसरी तरफ मबजूल कर ली जैसे इसका इशारा देखा ही ना हो। 8 बजे के करीब फजा में पेदर पे कई ऐसे हौलनाक धमाके हुए कि हम तीनों ही अपनी जगह से उछल पड़े। फजा में तेज रोशनी के कोंदे लपके थे जैसे कहीं आसमानी बिजली गिरी हो। फिर फौरन ही ख्वाबगाह की खिड़की से वो मंजर भी नजर आ गया। रोशनियां धीमी और तेज होकर यकलख्त बुझ गई थी और सामने वाली गली में 2 खंभों पर लगा हुआ बिजली का ट्रांसफार्मर धमाकों की जद में आया हुआ था। तांबे के मोटे मोटे तार शरड़ शरड़ की आवाजों के साथ रह रह कर जल रहे थे। इनके पिघले हुए टुकड़े आतिश के शरारों की तरह मांद होते हुए नीचे गिर रहे थे। वह मुश्किल चंद सानियों तक जारी रहा, फिर शायद पीछे से बिजली बंद कर
कर दी गई। किसी खुदकार ब्रेकर के जरिए मुंतका हो गई, लेकिन शोलों की जद में आ चुका था। इसमें से कसीफ धुएं के गहरे सुर्ख शोलों के बादल उमड़ते चले आ रहे थे। पूरा इलाका घूर अंधेरे में डूब गया था। ट्रांसफार्मर के शोलों की सुर्खी दूर तक फैल रही थी। या सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स का इनेकास फजा में नजर आ रहा था। शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, जहांगीर ने तशवीश अमीज लहजे में तबसरा किया था। ये भी आज ही होना था। मुझे वहशत हो रही है। सीमा मेरे करीब होकर खौफजदा आवाज में बोली। हम तीनों खिड़की के करीब होकर बाहर का जायजा लेने। अंधेरे में हर तरफ से तमाशाइयों की टोलियां निकल आई थी और दूर ही से इस आग का नजारा कर रही थी। बिजली के जानलेवा झटकों के खौफ से किसी ने आग के करीब जाने की कोशिश नहीं की थी। फजा में फायर इंजन के सायरन की गूंज सुनाई देने लगी, जो तेजी से करीब आती जा रही थी। किसी अक्लमंद ने बर वक्त इन्हें फोन पर इतला दे दी थी। फायर इंजन के पहुंचने से पहले ही ट्रांसफार्मर के पैमाना लबरेज हो गया। भड़कती हुई आग की तपश से बंद हिस्सों में तेल में पैदा होने वाले गैसों के दबाव ने काम दिखाया और ट्रांसफार्मर एक खौफनाक धमाके से फट गया, जिसने पूरे इलाके को लर्जा कर रख दिया। खंभों पर ट्रांसफार्मर के बाकियात जलते रहे। धमाके से उड़ने वाले हिस्सों ने कुर्बो जबार में आग पकड़ ली थी। इसी वक्त फायर इंजनों ने हजूम में रास्ता बनाने के लिए सायरन तेज कर दिए। फायरमैन तेजी के साथ चरखियों से पाइप खोल रहे थे। इंजन पोजीशन ले चुके तो सायरन बंद हो गए। पंप चल पड़े। पानी या केमिकल की कई धारें मुख्तलिफ सिमतों में आग से फायर इंजनों के आ जाने के बाद तमाशाइयों का अज़दहाम बढ़ता ही जा रहा था। खतरा कम हो जाने के बाद हर शख्स पहले से जाए वकुआ का मुआयना करके अपनी राय कायम करने की फिक्र में लगा हुआ था। किसी को ये एहसास नहीं था कि इसकी गैर जिम्मेदारी से फायरमैनों को अपने काम में कितनी दुश्वारी पेश आ रही थी। वो ट्रांसफार्मर खासा बड़ा था और इसके तारों का शॉर्ट हो जाना नामुमकिनात में से था। शोले, शरारे और धमाके ये बता रहे थे कि वहाँ तखरीबकारी हुई थी। किसी भी दांत के नरम और लचकदार तारों के लंबे गुच्छे ट्रांसफार्मर या लाइन पर उछाले बगैर ऐसी खौफनाक आतिशज़दगी होनी महाल थी। फिर अचानक ही दूसरी अकबी सिमत से एक फायर की गूंज उभरी और फजा एक दिलदोज इंसानी चीख से लरज उठी। हर तरफ से लोग वहीं सिमट आए थे। फायर और चीख सुनते ही वहाँ भगदड़ मच गई। इस कदर शोर बुलंद हुआ कि कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। फिर शायद किसी क्लाशनकोफ से ब्रस्ट मारा गया। कई अधूरी चीखें उभरी। तमाशाइयों की भीड़ आनन फानन में गायब हो गई थी। सड़क पर सन्नाटा हो गया था। फायरमैन भी तजबजब के आलम में थे। पानी के पाइप थामे इसी तरफ देख रहे थे जिधर मौत बरस रही थी। क्लाशनकोफ चलने के बाद तो जैसे वहाँ मैदान जंग बन गया। बेयक वक्त बहुत से हथियार चलने लगे और फजा तेजी के साथ बारूद की बू से बढ़ती चली गई। फायरमैनों ने तेजी से पाइप समेटे और दोनों इंजन सायरन बजाए बगैर तेजी के साथ आगे गली में घुसते चले गए। आखिरकार इस खौफनाक तसादम का आगाज हो ही गया था, जिसे टालने के लिए मैंने सिल्वर आई नदीम के जींद में डलवा दी थी। जहांगीर और सीमा परेशान और खौफजदा थे, मगर मैं जानता था कि वो इस शहर में शी और माफिया का पहला तसादम था, जिसकी दाग बेल शायद मैंने ही डाली थी। लड़ने वाले अब सड़क के रुख पर भी आ गए थे, क्योंकि फजा में गोलियां तैरती नजर आने लगी थी। मैंने इन दोनों को लेकर तेजी के साथ खिड़की से हट गया। सीमा ने दहशत ज़दा होकर आवाजें बुलंद रोना शुरू कर दिया था। आनन फानन में ही इस पूरे इलाके में एक खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। मुनज़्ज़म तकरीबकारी के जरिए एक वसी इलाके को बिजली फराहम करने वाले पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर को आग लगाकर तबाह कर दिया गया था, जिसके नतीजे में हर तरफ घूर अंधेरा फैल गया था। मुझे अंदाजा हो गया था कि कुर्बो जवार में रहने वालों को वो पूरी रात बिजली के बगैर ही एक अजाब में गुजारनी थी, क्योंकि नया ट्रांसफार्मर लगाए या लाइनों में बड़ी रद्दोबदल किए बगैर इस इलाके में एक कमकमा भी रोशन करना मुमकिन नहीं था। और ये शहर की रोशनियों के निगहबानों के लिए कोई आसान काम नहीं था। सामान की फराहमी और ओवर टाइम की पेशगी यकीन दहानियों के बाद अगली दोपहर से पहले इस मंसूबे पर किसी कार्रवाई के आगाज का इम्कान नहीं नजर आता था, और शायद तकरीबकार भी यही चाहते थे। अंधेरे में आग के भयानक शोले भड़काकर एक तरफ उन्होंने पूरी आबादी की तवज्जो चाहे हादसा की तरफ मबजूल करा दी थी, और दूसरी तरफ अंधेरे की चादर फैलाकर हर एक के लिए दोस्त और दुश्मन की तमीज मिटा दी थी। इस अफरा तफरी और दादागिरी का फायदा उठाकर वो अपनी मनमानी करना चाह रहे थे, लेकिन फजा में मुख्तलिफ सिमतों से जुगनुओं की तरह उड़ने वाली गोलियां ये जाहिर कर रही थी कि तकरीबकार तबाही
तबाही और तारीकी से फायदा उठाने में बुरी तरह नाकाम रहे थे। इस सारे तमाशे ने इन लोगों के इन्हमाक और फर्ज शनासी में जरा भी खलल नहीं डाला था, जो इनका रास्ता रोकने के लिए अपनी कमी गाहों में डुबके हुए थे और शायद बदतरीन सूरत हाल से दो चार होने के लिए भी तैयार थे। ट्रांसफार्मर तबाह करने वाले यकीनन शी के हरकारे थे, जिनके आसाब पर सिल्वर आई बुरी तरह मुसल्लत होकर रह गई थी। अंधेरा फैलाकर उन्होंने अफरा तफरी में मेरी बिल्डिंग पर दावा बोलने का मंसूबा बनाया था, ताकि एक ही हल्ले में मेरे पड़ोस में वाक़या सीमा के फ्लैट में घुसकर वहां सिल्वर आई तलाश कर सके। आम हालात में किसी किस्म की मुजाहमत से दो चार हुए बगैर वो मरहला सर करना मुमकिन नहीं था। फिर अंधेरे में कोई भी इन्हें नहीं पहचान सकता था, इसलिए सिल्वर आई के हसूल के लिए वो सारा बखेड़ा फैलाया गया था। लेकिन माफिया वाले भी जीतदार साबित हुए थे। कामेट के जो आदमी मेरी हिफाजत पर मामूर थे, उन्होंने धमाके होने और अंधेरा फैलने के बावजूद अपनी जगह नहीं छोड़ी थी, बल्कि फजा में साजिश की बू महसूस करके वो शायद कुछ ज्यादा ही मुस्तैद हो गए थे। और जब शी के आदमी अपनी दानिश में फजा को साजगार समझकर मेरी बिल्डिंग में घुसने के लिए लपके होंगे, तो माफिया वालों ने अंधेरे में इन पर मौत की बरसात कर दी होगी। इब्तदाई करबनाक चीखों की बिना पर यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि पहले हल्ले में माफिया वालों ने इनके एक दो आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। बाहर से होने वाले इस शदीद हमले के बावजूद अगर शी वाले इमारत में घुसने की हमाकत करते, तो वो इमारत इनके लिए चूहेदान साबित होती और इनमें से कोई भी जिंदा बाहर न निकल पाता। इमारत के जीनों पर भगदड़ और धमा चौकड़ी के आसार न होने से जाहिर हो रहा था कि इब्तदाई नुकसानात उठाते ही शी वाले संभल गए थे और उन्होंने भी बाहर इमारत के जीनों पर भगदड़ और धमा चौकड़ी के आसार न होने से जाहिर हो रहा था कि इब्तदाई नुकसानात उठाते ही शी वाले संभल गए थे और उन्होंने भी बाहर पोजीशनें संभाल कर अपने हरीफों का मुकाबला शुरू कर दिया था। अकबी हिस्से से शुरू होने वाली फायरिंग सामने वाली सड़क तक पहुंचने से ये जाहिर हो रहा था कि दोनों हरीफ भारी नफरी साथ लाए थे और बहुत बड़े कश्तो खून के बगैर इनमें से किसी एक का दूसरे पर गालिब आना मुमकिन नहीं था। मैं इन खतरनाक हालात में अंधाधुंध कोई कदम नहीं उठा सकता था। ऐसी हमाकत की सूरत में ऐन मुमकिन था कि मैं बेखबरी में अपने दुश्मनों की बजाय हमदर्दों ही किसी को गोली का निशाना बन जाता। इसलिए कोई फैसला करने से पहले इस अचानक तसादम का तजिया करना जरूरी था। लेकिन सीमा के रोने के डूबते और उभरते हुए सुर इस वक्त मेरे जहन पर जिल्लाहट तारी कर रहे थे। खामोश हो जाओ, ये लोग तुम्हें ताल कर नहीं खा जाएंगे, मैंने गुर्रा कर धीमी आवाज में इसे डांटा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।